वालेकुम सलाम। जी, आई एम फाइन। अच्छा, ये अभी तक मैं देख रहा हूँ कुछ फेसबुक यूजर्स के नाम से हैं स्टूडेंट्स। आप लोग अपना नेम तो अलाउ कर दें। जी, मदिया आपका हो रहा है। उसामा आपका भी हो रहा है। वालेकुम सलाम। चलें, आज हम देखते हैं सर्च इंजन्स क्या होते हैं। ये एक वेबसाइट है, एज वी ऑल नो, इट्स गूगल। ये एक सर्च इंजन है। इस तरह और भी बहुत से सर्च इंजन हैं, जैसे बिंग है, रशियन यांडेक्स है, चाइनीज बेदू है। तो ये डक डक गो भी है एक। इस तरह के और भी बहुत से होंगे। तो जो मोस्ट फेमस हैं वो यही है, गूगल, बिंग, बेदू वगैरह। चाइनीज और रशियन, चार बड़े हैं। डक डक गो भी काफी अब शेयर ले रहा है। ये सर्च इंजन होता है। सर्च इंजन का काम क्या होता है कि यूजर्स को फाइंड आउट करने में, कोई भी चीज फाइंड करने में हेल्प करना। ये एक पेज जो आपके पास ओपन हुआ है, इसको कहते हैं होम पेज। जो डॉट कॉम तक किसी भी वेबसाइट का एड्रेस हो, डॉट कॉम, डॉट नेट, इसको टॉप लेवल डोमेन भी कहते हैं, TLD। डॉट कॉम तक जो वेब पेज आपका ओपन हो उसको होम पेज कहते हैं। अब इस गूगल डॉट कॉम स्लैश एडवर्ड्स या स्लैश एनालिटिक्स या स्लैश सर्च कंसोल या कुछ भी लिख देंगे आप, तो वो होम पेज नहीं होगा, इसका सब पेज होगा इस डोमेन का। ये एक डोमेन होती है या URL होती है या वेबसाइट एड्रेस जिसको हम कहते हैं। इसके दो तीन डिफरेंट टर्म्स हैं। तो डोमेन कॉमनली यूज होता है। तो ये डोमेन जो है डॉट कॉम तक, गूगल डॉट कॉम, इसको होम पेज भी कहा जाता है। मेन पेज जो किसी भी साइट का फ्रंट पेज होता है, फेस होता है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ दी यूजर्स लैंड करते हैं आके। और ये जो आपको सेक्शन नजर आ रहा होता है विदाउट स्क्रॉलिंग डाउन, इसको कहते हैं अबव द फोल्ड एरिया। कि अबव द फोल्ड एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है। वो क्यों? वो इसलिए कि यूजर जब भी कोई किसी साइट पे लैंड करता है, तो फर्स्ट 3 सेकंड्स एंड अबव द फोल्ड एरिया, ये दो चीजें डिसाइडिंग फैक्टर्स होती हैं कि वो यूजर स्टे करेगा या वो लीव कर देगा साइट को। तो आपका जो अबव द फोल्ड एरिया हो किसी भी साइट का, वो बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसके अंदर रेलेवेंट इमेज हो, रेलेवेंट हेडलाइंस हो, कॉल टू एक्शन रेलेवेंट होनी चाहिए, ताकि यूजर को लैंड होते ही बगैर स्क्रॉल किए आइडिया हो जाए कि साइट किस चीज के बारे में और यूजर ने साइट के ऊपर करना क्या है। कॉल टू एक्शन क्या होती है? कॉल टू एक्शन कोई भी ऐसा बटन, ऐसा एक्शन जो आप चाहते हैं कि यूजर आपकी साइट के ऊपर आके परफॉर्म करे, उसको कहते हैं एक्शन। और जो आप करवाने के लिए जो बटन यूज करें या जो स्ट्रेटजीज यूज करें, वो कॉल टू एक्शन की स्ट्रेटजीज या बटन होते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
तो जो भी आप अपनी साइट के ऊपर कोई बटन वगैरह यूज करते हैं, जैसे डाउनलोड नाउ या सबमिट या प्रोसीड का बटन हो, या आपका कॉल नाउ का बटन हो, कॉन्टेक्ट अस का बटन हो, वॉच वीडियो, ऐसा जो भी कोई आपकी साइट के ऊपर बटन होता है वो कॉल टू एक्शन होता है। और कॉल टू एक्शन बटन रेलेवेंट होना चाहिए, प्रोमिनेंट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट होता है आपकी साइट के ऊपर यूजर एक्शन परफॉर्म करता है इसकी हेल्प से। तो ये तो थी इसकी बेसिक चीजें। अब सर्च इंजन वर्क कैसे करता है? सर्च इंजन के पास होती है एक डेटाबेस। जैसे आपने लाइब्रेरी देखी होगी, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स लगी होती है, इंडेक्स होता है उसका। आप जाएं उनसे कोई बुक मांगे तो वो अपने पास पहले देखते हैं कि किस शेल्फ में वो बुक है, फिर वो डायरेक्ट जाते हैं उस शेल्फ में, वहां से आपको वो बुक ला निकाल के ला देते हैं। इसी तरह सर्च इंजन के पास भी एक डेटाबेस होता है, शेल्फ्स होती हैं, आप ये समझ लें। आम जुबान में हम उसको शेल्फ कह सकते हैं। शेल्फ्स होती हैं इनके पास, जो भी वेबसाइट कोई इनके पास नहीं आती है वो इसको शेल्फ में लगा देते हैं अपने पास सर्च इंजन से। उसके बाद जब भी कोई यूजर यहाँ पे कीवर्ड टाइप करता है या क्यूरी टाइप करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया PS5 इन पाकिस्तान। अब ये जो हमने टाइप किया इसको कीवर्ड भी कहते हैं और क्यूरी भी कहते हैं। जो यूजर टाइप करते हैं सर्च करते हुए, जो यूजर टाइप करे सर्च करते हुए, उसको कीवर्ड भी कहा जाता है और उसको क्यूरी भी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे एक कीवर्ड टाइप कर दिया, ये एक क्यूरी टाइप की। अब गूगल ने क्या किया, गूगल के पास जब ये क्यूरी गई, अब उसने तो आपको 0.44 सेकंड्स के अंदर कितने रिजल्ट दिए? 1,26,00,000 PS5 से रेलेवेंट साइट्स उसने निकाल के आपके सामने रख दी 0.44 सेकंड्स में, लेस देन हाफ सेकंड। 1,26,00,000 साइट्स गूगल के मुताबिक PS5 से रेलेवेंट हैं। वेरी फास्ट। ये कैसे वर्क हुआ सारा बैक एंड पे? अब जब एक नई वेबसाइट बनती है कोई भी, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि गूगल को साइट का पता लगे। और उसके मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज एसईओ वगैरह में आप लोग सीखेंगे। जब गूगल को साइट का पता लग गया, वो गूगल ने अपने पास शेल्फ में रख ली, उसको कहते हैं गूगल ने साइट को इंडेक्स कर लिया। एक साइट होती है इंडेक्स, एक होती है नॉन इंडेक्स्ड। अब नॉन इंडेक्स वेबसाइट वो वाली होती हैं जिनका गूगल को पता ही नहीं होता। अब वो सर्च में क्या आनी, अगर शेल्फ में ही नहीं है उनके पास तो किसी यूजर को कैसे निकाल के देगा गूगल? वो नॉन इंडेक्स्ड वेबसाइट्स होती हैं। तो सबसे पहले आपकी साइट इंडेक्स होनी चाहिए गूगल के अंदर। जब साइट इंडेक्स होगी इसका मतलब ये कि गूगल को पता है कि आपकी साइट एग्जिस्ट करती है, वो उनके पास रिकॉर्ड में है। तो फिर जब कोई आप एसईओ वगैरह करते जाएंगे तो फिर वो आपकी साइट की रैंकिंग इंप्रूव होती जाएगी रेलेवेंट कीवर्ड्स के लिए। तो जब कोई फिर सर्च किया करेगा गूगल पे आपसे रेलेवेंट कीवर्ड, तो आपकी साइट जो है अपीयर हुआ करेगी सर्च में। तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि आपकी साइट इंडेक्स हो, गूगल के डेटाबेस में एग्जिस्ट करती हो, गूगल को पता हो कि आपकी साइट जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसके बाद क्या होता है, फिर गूगल क्या करता है, अब जैसे मैंने PS5 इन पाकिस्तान लिखा, गूगल ने अब क्या करना है, गूगल ने ये कीवर्ड्स जो हैं ये मैच करने हैं अपने डेटाबेस में सब साइट्स के साथ पास जाके। जितनी भी साइट्स हैं, बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, उसने ये बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स में ना ये घुमाना है कीवर्ड कि कैसे ये PS5 और पाकिस्तान ये दो वर्ड जो हैं किन किन वेबसाइट्स के अंदर है, कहाँ कहाँ पे शो हो रहे हैं। तो जहां पे भी उसको ये वर्ड्स दो मिलेंगे, जिन पेजेस के ऊपर भी, वो उनको सर्च रिजल्ट्स में शो करेगा। ये तो हो गया इसका पहला स्टेप। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप होता है कि कौन सी वेबसाइट को किस पोजीशन पे शो करना है, ये दूसरा स्टेप होता है।
इसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जो मैंने आपको कल एक ब्लॉग दिया था पढ़ने के लिए। अगर आप में से किसी ने वो पढ़ा हो तो आप लोगों को पता होगा कि इसके अप टू 200 फैक्टर्स होते हैं, किस साइट को किस पोजीशन पे शो करना है। एक तो यहाँ पे उसने हमें शो कर देना 1,26,00,000 रिजल्ट्स, ठीक है, हमें पता लग गया कि इस ये वर्ड्स जो है ना काफी सारी वेबसाइट पे यूज हो रहा है, रेलेवेंट है, इस कीवर्ड से रेलेवेंट काफी साइट्स हैं। लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे शो कौन सी होगी, सेकंड पे कौन सी होगी, थर्ड पे कौन सी होगी। ये जो फर्स्ट पेज होता है ना गूगल का, 10 रिजल्ट्स, ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो टॉप 3 रिजल्ट्स होते हैं, ये होते हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट। 80% ट्रैफिक जो है वो इन 3 रिजल्ट्स पे जाती है, जो टॉप 3 है। इसके बाद नीचे वाले कुछ रिजल्ट्स में चली जाती है, और सेकंड पेज जो है वहां पे तो खैर को गुम गया हो, अगर कोई रास्ता भूल गया, भूला भटका, तो वो शायद दूसरे पेज पे चला जाए, वरना दूसरे पेज पे जाता कोई नहीं। ये ह्यूमन नेचर आप कह लें, साइकोलॉजी कह लें, कि हम लोग ऐसे ही बस जो अब हमने सर्च किया पहले 1-2 पेजेस, रिजल्ट्स जो हमें नजर आए वो रेलेवेंट ही होते हैं, वो हम क्लिक करते हैं और बस हमारा काम वहां पे खत्म, हमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, तो ये पोजीशन जो है ये डिसाइड करने के लिए गूगल को फिर बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते, और ये सब कुछ हुआ है 0.44 सेकेंड्स में। गूगल ने बिलियंस ऑफ वेबसाइट के डेटाबेस को सर्च किया, उसके अंदर से जो रेलेवेंट साइट्स थी 1,26,00,000, उसको उसने फिल्टर आउट किया। उसके बाद उन्हें 1,26,00,000 में से कौन सी पहले पे, कौन सी दूसरे पे, कौन सी 50वें पे, कौन सी 100वें नंबर पे आएगी, ये सब डिसाइड किया। उनको डिसाइड करने के लिए उसने 200 डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर किया, और उसके बाद उसने यहाँ पे साइट सॉर्ट आउट करके पोजीशन वाइज हमारे सामने शो कर दी। उसके ख्याल में ये प्रो पाकिस्तानी .pk का जो ये ब्लॉग है, ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट है हमारी सर्च टर्म के। और ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि गूगल स्टिल सर्च इंजन एंड मशीन, तो इसमें गलती का चांस रहता है हमेशा। बाज लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं सर्चेस को, वो रैंकिंग को भी कर जाते हैं टेम्पररीली, तो कभी कभी गलत रिजल्ट भी आ जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम these results are good and very relevant. So that's how Google is working at the back end. उसके लिए एल्गोरिदम है इनके, जो ये सारा टास्क परफॉर्म करते हैं। मशीन से सारा कुछ होता है आजकल, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें मिलके काम कर रही हैं, तब स्पीड भी ज्यादा हो गई है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हो गए। गूगल भी अपने एल्गोरिदम्स को अपडेट करता रहता है टाइम के साथ साथ। तो वो फिर डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप इंजीनियर्स हैं, ये लोग जो हैं प्रोग्रामर्स हैं, ये फिर उनकी फील्ड की तरफ चीजें चली जाती हैं इन डेप्थ में, कि वो ये सारा परफॉर्म सिस्टम कैसे परफॉर्म होता है, एल्गोरिदम कैसे वर्क करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग कैसे डिसाइड करती है सारा कुछ। तो ये डिफरेंट चीजें अभी इतनी रेलेवेंट नहीं है आपके टॉपिक से, और बहुत ज्यादा टेक्निकल भी हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड आप लोग शायद लाइफ के किसी हिस्से में इसको भी स्टडी कर लें थोड़ा सा, तो अच्छा है। बहरहाल जो हमारे से रेलेवेंट चीजें हैं वो एसईओ वगैरह और ये चीजें, ये फैक्टर्स जो हैं हमने उन पे फोकस करना होता है। और गूगल के एल्गोरिदम को इतना अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है हमारे लिए, कि वो कौन सी चीज को पसंद करते हैं, कौन सी चीज को नहीं करते, हमारे डूज एंड डोंट्स क्या हैं, हमारी एसईओ में क्या हमने करना है और क्या नहीं करना, हमें इतना अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है।
फेसबुक यूजर अटेंडेंस लिंक, आपका फर्स्ट डे है आज? ना आपका नाम शो हो रहा है, ना आपको इतना पता है कि आपकी अटेंडेंस लिंक कहाँ पे है। गुड लक टू यू। चलें, ये तो हो गया सर्च इंजन का बैक एंड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब फ्रंट एंड पे हम देखते हैं। फ्रंट एंड पे जब भी कोई यूजर कीवर्ड टाइप करता है तो एक रिजल्ट शो होता है, पेज आता है सामने हमारे, जिस पे 10 रिजल्ट्स होते हैं नॉर्मली। इसको कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP। ये आप लोगों को टर्म याद रखनी होगी, हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं इसको हम, ये जो सर्च क्यूरी के बाद डिस्प्ले होता है, SERP कहते हैं इसको। इसके अंदर एक तो ये रिजल्ट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, इनको ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स कहते हैं। देखें, सर्च इंजन मार्केटिंग जो है ना, सर्च इंजन में SERP पे दो तरह के रिजल्ट शो होंगे आपको हमेशा, एक ऑर्गेनिक और एक पेड। ऑर्गेनिक वो वाले होते हैं जो नेचुरली या एसईओ की मदद से या नेचुरली विदाउट एसईओ गूगल ने अपने तौर पे साइट्स को रैंक किया होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट। तो वो होते हैं ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। एक आपने एड्स वगैरह देखे होंगे चल रहे होते हैं या फ्रंट पे, कीवर्ड के अगेंस्ट कोई नहीं है इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा, कोई और हम सर्च करके देख लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, शायद इसके अगेंस्ट कोई आ जाए। अभी इसके भी नहीं कोई चल रहा, तो आपने भी देखे होंगे यकीनन। ये नॉर्मल से एक बात है, हर किसी ने देखे होते हैं, ऊपर यहाँ पे टॉप पे एड्स चल रहे होते हैं, ये साइड पे भी आ रहे होते हैं, कभी आपने वो इमेज एड भी देखे होंगे, शॉपिंग एड्स होते हैं वो। तो दो तरह के होते हैं, वन इज पेड, सेकंड इज ऑर्गेनिक। जो पेड एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें आप टॉप पे आ तो जाते हैं फौरन, लेकिन वो पेड होते हैं, आपको हर क्लिक के लिए पे करना पड़ता है गूगल को। किसी ने आपकी एड पे क्लिक किया तो आपने उसको पे करना है। जो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स होते हैं इसमें आपने गूगल को कुछ पे नहीं करना, इवन इफ यू आर ऑन फर्स्ट पोजीशन। तो उधर से आपको चाहे मिलियंस ऑफ विजिटर्स पर डे आ रहे हो, आपने पे नहीं करना होता गूगल को कुछ। तो ऑर्गेनिक जो है उसकी एक अपनी वर्थ है, वैल्यू है। लेकिन पेड में ये होता है कि ऑर्गेनिक को टाइम लगता है, सीओ में आपको साइट रैंक करने में टाइम लगेगा, इट डिपेंड्स अपॉन कंपटीशन, इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। तो कई साइट्स 6 महीने लेते हैं, कई साल, कई 2 साल, कई ज्यादा भी ले सकते हैं, कहीं बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, कई साइट पे तो इम्पॉसिबल है रैंक करना कीवर्ड्स पे। तो इसकी एक अपनी वर्थ है। जो पेड है उसमें ये होता है कि आपको फौरी तौर पे आप जो है ना ऊपर वाली पोजीशंस में आ सकते हैं। जी, कोई इशू आ रहा है आवाज में? ओके, ठीक। तो आपको पेड और ऑर्गेनिक का फर्क पता लग गया। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो कमेंट कर दे, अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ओके, तो लेट क्विकली रिकैप। गूगल का होम पेज, उसके ऊपर कोई यूजर आया, उसने कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिखे, उनको कीवर्ड्स या क्यूरी कहते हैं। फिर गूगल हमें एक रिजल्ट पेज शो करता है जिसको सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं। उस पेज के ऊपर दो तरह के रिजल्ट शो होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक पेड। ऑर्गेनिक जो है वो एसईओ की मदद से आप अपनी साइट को रैंक करके फर्स्ट पोजीशन पे लाते हैं, और पेड में जो है आप गूगल को पैसे पे करते हैं कि वो आपकी एड शो करे टॉप पोजीशंस पे। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं सर्च रिजल्ट्स, जो साइट्स नीचे शो हो रही हैं। उसमें सबसे ऊपर शो हो रहा होता है यूआरएल, डोमेन, वेबसाइट एड्रेस। ये यूआरएल सबसे ऊपर शो हो रहा होता है। उसके नीचे ये एक लाइन शो हो रही होती है, ये होती है पेज टाइटल। हर पेज वेबसाइट पे हर पेज के एक टाइटल होता है, वहां पे जो कुछ भी लिखा होगा वो यहाँ पे शो होता है सर्च इंजन में। तो आप लोगों ने हमेशा ये कोशिश करनी है कि जब भी कोई साइट पे पेज क्रिएट कर रहे हो या किसी साइट के लिए काम कर रहे हैं एसईओ वगैरह, तो उसका पेज टाइटल सबसे पहले देखें जाके कि आप जिस कीवर्ड के अगेंस्ट उस पेज को रैंक करने जा रहे हैं, उसके पेज टाइटल में वो कीवर्ड है भी कि नहीं, या वो रेलेवेंट है पेज उस कीवर्ड से। जैसे मैंने ऊपर लिखा ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान, नीचे जो सर्च रिजल्ट आ रहा है जस्ट हमें ओके। ये फर्स्ट जो है ये वेबसाइट का एड्रेस है, यूआरएल है, डोमेन है। सेकंड पे है टाइटल, ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, आगे वेबसाइट का नेम है होम शॉपिंग। ये सेकंड जो है ये पेज टाइटल है, जो इन्होंने अपने पेज का टाइटल टारगेट किया हुआ है। उसके नीचे है डिस्क्रिप्शन, ये पेज की डिस्क्रिप्शन होती है। हर पेज के ऊपर ना आप पेज टाइटल और पेज डिस्क्रिप्शन ये खुद से ऐड करते हैं। जब वेबसाइट डेवलप हो रही होती है तो उस वक्त आप लोग ये करते हैं। आप राइट क्लिक, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करेंगे, तो ये आपको यहाँ पे नजर आएगा मेटा टैग्स। इसमें ये है सबसे पहले टाइटल, ये हेड सेक्शन के अंदर होता है पेज का टाइटल। ये इन्होंने लिखा है ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान डैश होम शॉपिंग। हमें यहाँ पे भी यही नजर आ रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान डैश होम शॉपिंग। ये पेज टाइटल होता है, ये गूगल सर्च में शो होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये आप लोगों ने इस पे फोकस किया करना है कि टाइटल, और सेकंड पे उसके नीचे है मेटा डिस्क्रिप्शन, कि डिस्क्रिप्शन की द लार्जेस्ट स्टोर फॉर ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, ये यहाँ पे शो हो रही है द लार्जेस्ट स्टोर फॉर ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान।
तो ये मेटा टैग्स जो हैं, ये सबसे पहली चीज होती है जिस पे यूजर की नजर पड़ती है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मेटा टैग्स जो हैं, इनको मेटा टैग्स कहते हैं। और मेटा टैग्स के अंदर जो चीजें आती हैं उनमें ये मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो डेवलपर्स से रेलेवेंट होती हैं, हमसे रेलेवेंट। ये दो चीजें हैं, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। ये मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है ये आप लोगों ने खुद से राइट करनी है। किसी भी साइट पे एसईओ करने से पहले एक कीवर्ड आपने डिसाइड करना होता है कि हमने इस पेज को इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक करना है। फिर आपने उस कीवर्ड के अराउंड सारी ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह राइट करनी होती है कि आपका कीवर्ड फोकस्ड हो जाए इन चीजों के अंदर भी। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, 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 ये टॉप पे जितने रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं इन सब के अंदर आपको ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान जो है टाइटल में भी मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये वर्ड्स मिलेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इसको अच्छी तरह ऑप्टिमाइज करें जिस वेबसाइट पे भी आप लोगों ने काम करना हो मूविंग फॉरवर्ड। तो ये वेबसाइट का एड्रेस, यूआरएल, पेज टाइटल, पेज डिस्क्रिप्शन, इसके नीचे हैं ये लिंक्स। ये कुछ पेजेस के लिंक्स जो हैं गूगल ने जनरेट कर दिए खुद ही। कुछ साइट जो है अथॉरिटेटिव हो जाती हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, तो फिर उनके जो ये लिंक्स हैं गूगल खुद ब खुद नीचे डिस्प्ले कर रहा होता है, ये मैनुअली नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। और जो साइट्स पुरानी हो जाती हैं, अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है जिनकी, ये उनके गूगल फिर खुद से कुछ पेजेस जो रेलेवेंट उसको लगते हैं तो वो फिर नीचे यहाँ पे शो करना शुरू कर देता है। आप लोगों का इनिशियली फोकस होना चाहिए टाइटल पे और डिस्क्रिप्शन पे, इन दो चीजों पे। और उसके बाद यूआरएल पे भी। यहाँ तो होम पेज शो हो रहा है, बहुत जगहों पे आप लोग जो है किसी इनर पेज को रैंक कर रहे होंगे। जैसे कि हम इसको खोल लेते हैं, सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस। अब ये एक कीवर्ड है सैमसंग, सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस। सबसे ऊपर सैमसंग का रिजल्ट है, उसके नीचे होम शॉपिंग का रिजल्ट है, ये वाला। इसका जो है पेज का टाइटल है सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस प्राइस इन पाकिस्तान होम शॉपिंग। यहाँ पे भी यही आ रहा है, इन्होंने यहाँ पे डैश नहीं लगाया हुआ। उसकी वजह शायद ये होगी कि ये वो आगे जा रहा होगा स्पेस, जहाँ खत्म हो जाए, जैसे ये है नीचे डॉट्स आने शुरू हुई थी। यहाँ पे एक अवेलेबल स्पेस होती है आप लोगों के पास, उससे ज्यादा आप लोग लेंथ नहीं दे सकते टाइटल की। और दूसरे नंबर पे इसमें इंपॉर्टेंट होता है यूआरएल। जब आप होम पेज पे हैं तब तो खैर जो आपकी डोमेन है वही डोमेन रहनी है, वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन जिस वक्त आप यूआरएल पेजेस क्रिएट कर रहे थे प्रोडक्ट्स के, उस वक्त आप ये अपनी मर्जी से सारा कुछ कर सकते हैं। ये यूआरएल जो है ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जो प्रोडक्ट कैटेगरी का ये प्रोडक्ट का पेज है उसकी जो यूआरएल है उसके अंदर भी आपके टारगेटेड कीवर्ड्स हों। जैसे यहाँ पे है सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस प्राइस इन पाकिस्तान। अच्छा, इन लोगों ने ये दिया हुआ है उसमें कैप्स में है फर्स्ट वर्ड इनका। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो डोमेन के यूआरएल है प्रोडक्ट का या कोई भी यूआरएल है उसके अंदर कैप्स में ना हो वर्ड्स। क्योंकि अगर कोई स्मॉल में लिख देगा तो फिर वो साइट एक्सेस नहीं होती। यहाँ पे मैटर करती है
जो कैपिटल जो है इसका कैप्स में है, ये कैपिटलाइजेशन जो है ये यूआरएल में मैटर करती है, इससे फर्क पड़ता है। और यूआरएल में वैसे भी उसमें कैप्स में लिखने की जरूरत ही नहीं है, स्मॉल में ही होती है हमेशा, और स्मॉल में ही रहनी चाहिए। इट लुक्स नाइस एंड क्लीन। ये जो होता है ना ये वाला मेटा टाइटल होता है, और इसके नीचे जो यहाँ पे शो हो रहा है ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये हमारी साइट से उठा रहा होता है गूगल, किसी भी साइट से। तो ये मेटा टाइटल जो पेज का टाइटल होता है, जिस पेज पे आप हो जिस वक्त मौजूद, उसका जो टाइटल होता है वो पेज, उस पेज का टाइटल होता है। और ये हर पेज का डिफरेंट होता है। जैसे इस प्रोडक्ट पेज का टाइटल इसी पेज से रेलिवेंट है, सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस। ये जो बैक एंड पे जाके हम काम करते हैं वहां पे ऑप्टिमाइज होता है ये। वर्डप्रेस में अगर आप काम कर रहे हैं, जब मैं वर्डप्रेस में हम जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को ये सिखाऊंगा मैं कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। फाइवर भी सेम वर्क करता है? क्या मतलब आपका? फाइवर तो डिफरेंट चीज है, वो सर्च इंजन तो नहीं है। उसके बाद ये जो है पेज टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल, ये तीन चीजें जो हैं आपके सर्च रिजल्ट में शो होती हैं यहाँ पे। ये तीन चीजें, पेज का टाइटल, यूआरएल और इसी पेज की डिस्क्रिप्शन, जो व्यू पेज सोर्स के अंदर जाके हम देख सकते हैं। लेकिन अगर इसको एडिट करना है हमने तो साइट के बैक एंड को एक्सेस करना पड़ेगा हमें। जैसे ये टाइटल है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, और ये डिस्क्रिप्शन है। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? ये हम खत्म कर सकते हैं कैपिटलाइजेशन खुद भी। जिस वक्त हम ये प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं ना कोई भी, उस वक्त वहां पे यूआरएल भी एडिट करने का ऑप्शन होता है। तो जिन्होंने डायनेमिक वेबसाइट्स क्रिएट की होती है ना ऑटोमेटिकली, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स एक ही बार डाल के एक्सेल की मदद से, वो फिर इस तरह के इशू उन लोगों को आ जाते हैं जब ऑटोमेटिकली क्रिएट होती हैं ये सारी चीजें। तो इन्हें मैन्युअली ऑप्टिमाइज करना चाहिए इन चीजों को वैसे बाद में। नहीं, एक्सेस नहीं लेनी होती मिरिया, लेकिन हमने सर्च इंजन्स को बताना होता है कि ये हमारी साइट है। उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, वो भी आगे जाके हम लोग देखेंगे कि ये हमारी साइट है, नहीं है। तो इसको आप कंसीडर करें या इंडेक्स करें, हम जो है ना उनको फिर वो बता रहे होते हैं। तो वो फिर इंडेक्स कर लेते हैं। जब इंडेक्स कर ली तो मतलब ये है कि गूगल को फिर पता लग गया कि ये साइट एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद हम उसकी जो है अथॉरिटी बिल्ड कर रहे होते हैं, उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए एसईओ कर रहे होते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता वो साइट रैंक करना शुरू करती है। ओके, रिकैप इसका ये है कि जब कोई भी यूजर सर्च करता है उस पे, गूगल पे कोई भी कीवर्ड, तो नीचे सर्च रिजल्ट शो होते हैं।
और उन सर्च रिजल्ट्स में प्रोमिनेंट चीजें जो होती हैं तीन होती हैं। एक यूआरएल, दूसरी टाइटल और तीसरी डिस्क्रिप्शन। ये तीन चीजें हैं जो सर्च रिजल्ट्स में शो होती हैं। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है टाइटल, जो कोई भी यूजर पढ़ता है। तो ये टाइटल जो है यूजर की सर्च क्वेरी से जितना रेलेवेंट होगा उतने ही ज्यादा आपको क्लिक मिलने के चांसेस हैं। तो ये अच्छा होना चाहिए, ये रेलेवेंट होना चाहिए, क्योंकि गूगल को भी इससे पता लगता है कि आपके ये पेज किस चीज से रेलेवेंट है, और गूगल फिर उसी चीज से रेलेवेंट जो सर्च क्यूरीज होती हैं उसके अगेंस्ट आपकी साइट को या पेज को रैंक करना शुरू करता है। तो आपकी यूआरएल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, इन तीनों में आपका टारगेटेड कीवर्ड होना चाहिए। जिस वक्त भी आपने एसईओ करनी होती है ना स्टार्ट, उस वक्त आप सबसे पहले एक कीवर्ड डिसाइड करते हैं कि ये वाला कीवर्ड है, इसके अगेंस्ट मैंने एसईओ करनी। जैसे इस पेज के लिए हम कीवर्ड क्या चूज करेंगे, सैमसंग गैलेक्सी बड्स या सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस, ये हम कीवर्ड पिक करेंगे। ये हमने कीवर्ड पिक कर लिया, हम कहते हैं जी हमने इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है इस पेज को रैंक करना है, पूरी साइट को नहीं, इस एक पेज को रैंक करना है जिसपे हम इस वक्त हैं। तो हम इस कीवर्ड को यूज करेंगे पेज टाइटल में। इसको हम कोशिश करेंगे, अगर हम नया पेज बिल्ड कर रहे हैं तो यूआरएल में भी यूज करें, अगर पहले से है तो फिर ठीक है, फिर नहीं छेड़ना उसको, क्योंकि वो फिर जब यूआरएल चेंज हो जाता है तो फिर सब कुछ चेंज हो जाता है। वो भी एक लंबा प्रोसेस, टेक्निकल है काफी। वो भी आगे मैं आप लोगों को समझा दूंगा मूविंग फॉरवर्ड के, इससे फिर क्या क्या जब एसईओ के लेक्चर्स वगैरह करेंगे तो इससे फिर क्या क्या कंसिक्वेंसेस वगैरह हो सकते हैं, और ये प्रॉपर वे क्या है यूआरएल चेंज करने का। अच्छा, ये हो गई। उसके बाद फिर एक पूरा ऑन पेज का जो है ना टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो मैं आपको आगे वाले दिनों में करवाऊंगा। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो होती है, एक तो ऑफ पेज होती है। एसईओ दो तरह की होती है, एक ऑन पेज होती है, एक ऑफ पेज होती है। ऑन पेज होती है जिसमें हम साइट के ऊपर काम करते हैं, एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं साइट के ऊपर, अपने इस पेज के ऊपर जिसपे हम काम कर रहे हैं। और एक होता है एसईओ ऑफ पेज, हम अपनी साइट से बाहर जाके थर्ड पार्टीज पे काम कर रहे होते हैं, वहां पे लिंक्स वगैरह बिल्ड कर रहे होते हैं। तो दो तरह की ऐसी होती है। सबसे पहले हम ऑन पेज काम करते हैं कि हमारा सबसे पहले तो हमारा पेज जो है वो परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए, एसईओ रेडी होना चाहिए, कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। और उसमें बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो हम पूरे लेक्चर जो होगा ऑन पेज का उस पे हम सारा कुछ ये स्टडी करेंगे कि ऑन पेज कैसे होता है। उसमें ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन की, इसके H1 हेडिंग टैग्स, कंटेंट, ये इंटरनल लिंकिंग, आउटबाउंड लिंक्स, ये सारी चीजें, इमेजेस, इमेजेस के ऑल टैग्स, बुलेट पॉइंट्स, उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ते रहेंगे सारा कुछ। ये अनाउंसमेंट टैब्स के अंदर जाके ना आपको वहां से मिल जाया करेगी, ग्रुप के अंदर जो अनाउंसमेंट का टैब होता है। रेलेवेंट यूआरएल डोमेन कितना इंपॉर्टेंट है, होता था किसी दौर में। और वैसे भी ये जो छोटे बिजनेसेस या छोटे मार्केटर्स और बहुत लो लेवल पे काम करने वाले रहते हैं, वो इस तरह की चीजें जो हैं वो उन पे ज्यादा फोकस करते हैं कि हम एक डोमेन भी रेलेवेंट कीवर्ड की ले लें। जैसे ऑनलाइन क्लोथिंग इन पाकिस्तान या ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान .com ले लें, तो साइट जल्दी रैंक करना शुरू हो जाएगी, हेल्प मिलती है, लेकिन इट डजंट मैटर रियली। अब दराज को आप देखें, वो हर जगह रैंक करती है, लेकिन वो कोई कीवर्ड तो नहीं है। amazon कोई कीवर्ड तो नहीं है। amazon इतनी बड़ी वेबसाइट है, रैंक करती है हर जगह। तो आपका जो है पेज का यूआरएल ये मैटर करता है ज्यादा, क्योंकि आपकी जो भी साइट होगी वो होम पेज के लिए रैंक नहीं करेगी। वो करेगी अ, चंद कीवर्ड्स के लिए, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं साइट के ऊपर, जो सर्विसेज हैं, ये रैंक कर रही होती है। इधर से आपको बिजनेस मिल रहा होता है, एक्चुअली ज्यादा बिजनेस।
अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा था ना ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, उसके अंदर होम पेज आ रहे थे सबके। ये देखिए, ये होम शॉपिंग डॉट पी के, द्राज डॉट पी के, शॉप हाइप डॉट कॉम, आई शॉपिंग डॉट पी के, टेलीमार्ट डॉट पी के, मैंगो डॉट कॉम, गो टू डॉट कॉम डॉट पी के, ये होम पेजेस सबके शो हो रहे हैं। लेकिन ये कीवर्ड भी ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान का है। अब पता नहीं क्या शॉप करना चाह रहा है ये बंदा जिसने ये लिखा है ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान, हु नोज। ये होम शॉपिंग सबसे ऊपर आ रही है, इसके ऊपर मैं जाऊं भी तो मुझे शायद वो चीज ना मिले मैं जो ढूंढना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे कीवर्ड ही बहुत ब्रॉड दी है। अगर इस तरह की कीवर्ड के साथ आपकी साइट पे कोई विजिटर्स आ रहे हैं तो वो इतने क्वालिटी लेजर टारगेटेड विजिटर्स नहीं है। लेजर टारगेटेड कौन से हैं? ये वाले सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस, ये वाले जो हैं ये प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, एक प्रोडक्ट। इस पे आपकी साइट पे अगर कोई विजिटर आता है तो और आपकी रेलेवेंट प्रोडक्ट पे आता है तो मोस्ट प्रोबेबली शी इज गोइंग टू बाई, और उसको यही चाहिए जो उसने लिखा। उसी पेज के ऊपर वो लैंड हुआ तो वहीं पे उसको ये चीज चाहिए थी, वो उसको मिल गई। तो ये जो इनर पेजेस होते हैं, जो प्रोडक्ट के पेजेस होते हैं, जो रेलेवेंट पेजेस होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं होम पेज से। तो आप अगर होम पेज को रैंक करवा भी लेंगे इस तरह के किसी कीवर्ड पे तो आपको उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। और वैसे भी इससे अब इतना फर्क नहीं पड़ता, पहले होता जरूर था, अब नहीं इतना फर्क पड़ता। गूगल रैंक कर भी देगा ना आपको, अगर मैनिपुलेट कर लेंगे आप इस तरह कीवर्ड स्टफिंग डोमेन में भी हर जगह, तो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप हो जाएंगी आपकी सारी रैंकिंग्स। नई कोडिंग नहीं है सीखनी होती इसके लिए। आप लोग एक तो घबरा बड़ी जल्दी जाते हैं, कोडिंग हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ये ऑन पेज में आती है, ये भी करेंगे हम। अलीबाबा शॉपिंग साइट नहीं है, वो बी टू बी मार्केट प्लेस है। शॉपिंग साइट है अली एक्सप्रेस। कुकीज एंड कैश क्या होता है? कुकीज जो होती हैं वो एक फाइल होती है जो कोई भी वेबसाइट आपकी वेब आपके सिस्टम के ऊपर ड्रॉप कर देती है फाइल, कुकीज। उससे होता ये है कि जैसे आपने देखा होगा अक्सर एडवर्टाइजमेंट्स रन हो रही होती हैं, आप एक साइट के ऊपर जाते हैं, उसके बाद आप जो फेसबुक पे जाते हैं तो आपको वही साइट जो है उनके एड्स नजर आने शुरू होते हैं फेसबुक पे। आप डिफरेंट साइट्स पे जाते हैं तो वो एड आपके पीछे पीछे फिरता रहता है हर जगह, आप जहां भी चले जाएं। किसी को एक्सपीरियंस हुआ? तो ये कैसे करता होता है ये जो है, जिस भी वेबसाइट को आपने विजिट किया वहां पे कोड्स लगे होते हैं, फेसबुक एड्स के कोड, गूगल एड्स के कोड, एनालिटिक्स के कोड, इन सब चीजों के कोड्स लगे होते हैं। वो आपके सिस्टम के ऊपर एक फाइल ड्रॉप कर देते हैं, फिर वो उसकी मदद से आपको ट्रैक करते रहते हैं। आपकी जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको आप जहां जहां भी जा रहे होते हैं वो उस फाइल की मदद से ट्रैकिंग हो रही होती है आपकी, और वहां पे आपको ऐड शो हो रहे होते हैं, उसको कहते हैं कुकी। कैश जो होता है ये एक सिस्टम के अंदर आपके समझ लें कि फाइल का ऑफलाइन वर्जन जो है वो सेव हो जाता है, लोकल वर्जन। तो एक साइट अगर आपने एक बार विजिट कर ली तो वो आपकी कैशे में सेव हो गई आके, और उसके बाद आप वहाँ जब दोबारा वही साइट विजिट करेंगे तो वो फिर पूरा उनका जितने भी एलिमेंट्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ये दोबारा लोड नहीं होंगे। आपके पास जो लोकल सिस्टम में उनके कैशे में फाइल पड़ी हुई है उसकी मदद से वो साइट दोबारा जल्दी लोड हो जाती है। आप लोगों ने अक्सर ये नोट शायद नोट किया हो कि फर्स्ट टाइम आप किसी साइट को विजिट करते हैं तो जरा स्लो लोड होती है, लेकिन सेकंड टाइम जब आप जाते हैं तो फास्ट लोड होती है। तो ये इसकी वजह से होती है, कैशे की मदद से जो लोकल आपका एक ऑफलाइन कॉपी होती है समझ लें एक वेबसाइट की, वो आपके सेव हो जाती है ब्राउजर में।
तो आप ये क्लियर भी कर सकते हैं कैशे इतनी, तो फिर दोबारा से उतना ही टाइम लगेगा जो आपकी साइट, एक नई साइट लोड होने में लेती है। एंड हाँ जी, कई वेब से जैसे यूरोपीय यूनियन ने जो है अब ये GDRP जो है उनका कंप्लायंस का, उन्होंने ये किया है इम्प्लीमेंट कि आप लोगों ने लाजमी पहले कंसेंट लेना है यूजर से, कुकी ड्रॉप करने से पहले। बाकी और कहीं नहीं होता, बस आप साइट विजिट करेंगे तो आपकी कुकी ड्रॉप हो जाएगी सिस्टम पे। आपने हर, हाँ जी, हर चीज को वेबसाइट मेन डोमेन जो होम पेज का पूछ रहे हैं आप, हाँ जी, होम पेज को भी रैंक करना होता है जाहिर है। होम पेज भी एक इम्पोर्टेंट पेज होता है, साइट का फेस होता है, तो उसको भी रैंक करना होता है हमने। अगर आप में से किसी ने आना है ऑडियो पे बात करनी है तो कर सकते हैं। वालेकुम सलाम नूर। नूर, you're taking my classes again? वली बेग, आपने बड़ा गुस्से वाला इमोजी वली सिलेक्ट किया हुआ है। खैर है, क्या हो गया? नूर, यस, ओके, गुड लक टू यू। जी सर। अच्छा, मैं यहाँ पे ना अपना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही लिंक जो है पेस्ट कर रहा हूँ स्टूडियो का। आप में से जो ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं, ऑडियो पे बात करना चाहें तो। नहीं, हमारा दोबारा क्लास नहीं ले सकते हम, सिर्फ वन टाइम आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है और एक ही बार आपने ये कर सकते हैं। जी, ये नूर मेरी स्टूडेंट जो है, ये वो है जो टीचर असिस्टेंट मैंने असाइन की हुई है, दैट्स व्हाई शी इज इन दिस क्लास। वो सेकंड टाइम भी क्लास जो है अटेंड कर रही है, वो अपनी मर्जी से कर रही है, उस पे ये कोई वो नहीं पाबंदी नहीं है कि उसने डेली आना है लेक्चर को सुनना है। सिर्फ आपको हेल्प आउट करने के लिए उसको असाइन किया गया था, लेकिन वो लेक्चर्स दोबारा सुन रही है। अच्छा, जाहिद ने कहा कुकीज कैसे ड्रॉप करते हैं? ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज जो है ये वो करती हैं, जैसे फेसबुक है, गूगल है, और ये लोग जो है ये एक कोड देते हैं हमें। जैसे हमारी एक वेबसाइट है तो हमें एक कोड देंगे फेसबुक वाले और गूगल वाले, हम वो कोड जो है अपनी साइट के ऊपर जाके पेस्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो उसके बाद जो है वो कोई भी विजिटर हमारी साइट के ऊपर आएगा ना, तो वो कोड की हेल्प से कुकी इंस्टॉल कर देंगे उस विजिटर के सिस्टम पे, ब्राउजर पे। तो ये हम लोग नहीं कर सकते, सारे नहीं कर सकते कुकीज ड्रॉप।
गूगल पिक्सल ये कोड होता है जो गूगल हमें प्रोवाइड करता है, जैसे एनालिटिक्स है उनका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जाके ये सारा एनालाइज करते हैं, हमारी साइट पे विजिटर्स कहाँ से आ रहे हैं, ट्रैफिक कहाँ से आ रही, जेंडर कौन कौन से, एज रेंज क्या है, ये वो कोड एक जो होता है उसको पिक्सल कहते हैं। ये फेसबुक वाले भी देते हैं, ये गूगल वाले भी देते हैं, ये बिंग वाले भी देते हैं, ये सारे लोग देते हैं। जब हम ये कोड इंस्टॉल करते हैं, ये पिक्सल इंस्टॉल करते हैं ना अपनी साइट के ऊपर, उसके बाद हम यूजर्स को ट्रैक कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक पे, गूगल पे, बिंग पे, कहीं पे भी हमने ट्रैक करना, कोड इंस्टॉल करना लाजमी है ये पिक्सल। कुकीज हार्मफुल नहीं होती, बस प्राइवेसी के जो कंसर्न्स हैं लोगों को, उस हवाले से कह सकते हैं कि ये ट्रैक कर सकती हैं आपकी एक्टिविटी को ऑनलाइन, आप कौन सी वेबसाइट्स को विजिट कर रही हैं, कहाँ कहाँ जा रही हैं, तो बस ये है, बाकी हार्मफुल तो नहीं होती। ना ही आपका डेटा शेयर करते हैं, सिर्फ इतना होता है कि आप जहाँ पे जा रहे हैं, आपको अगर कोई ऐड इन्होंने शो करनी है तो आप आपके पीछे लगा देंगे ऐड। नहीं, कोड फ्री है, पेड नहीं होते। जी, एनालिटिक्स भी पढ़ूंगा मैं। इनसिक्योर टू विजिट साइट, इसका रीजन ये होता है कि कुछ साइट फिशिंग साइट्स होती हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, वो फिर जो है ना गूगल आइडेंटिफाई कर लेता है, लोग रिपोर्ट करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता गूगल के डेटाबेस में आता रहता है, तो वो फिर हमें बता देता है कि अभी साइट को विजिट ना करें, एक तो ये रीजन होता है। दूसरा, कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे HTTPS इंस्टॉल नहीं होता, ये एक नया जो है वो सिक्योर डोमेन URL या साइट को मजीद सिक्योर कर दिया गया। पहले HTTP होता था डोमेन में, ये ये HTTPS है। ये हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये आ गया सिक्योर। तो इससे साइट्स मजीद सिक्योर हो गई, हैकर्स वगैरह जो है उनसे फाइट करने में हेल्प मिली। पहले सिर्फ HTTP होता था एड्रेस के शुरू में, वेबसाइट्स के एड्रेस के शुरू में, अब HTTPS है। तो अगर कोई साइट अभी तक HTTP पे है तो फिर वो भी एक क्वेश्चन आता है, अलर्ट आता है आपकी साइट पे कि ये सिक्योर नहीं है साइट। तो अब मोस्टली सारी साइट्स कन्वर्ट हो गई HTTPS पे, बट स्टिल देयर आर सम। कुकीज पेड नहीं होती। नहीं, ये जो नोटिफिकेशन अलाउ और कैंसिल के आते हैं ना, ये और चीज है, ये आप लोगों को आते हैं नोटिफिकेशन के कुछ साइट्स के ऊपर कि आप हमारी साइट के नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए अलाउ कर दें या कैंसिल कर दें, तो वो आप कैंसिल कर सकते हैं, वो कुकीज के नहीं होता नोटिफिकेशन। नहीं, कुकीज जो है इस तरह की इंफॉर्मेशन को नहीं करते, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा है। जो कुकीज है ना, इसी तरह की कुकीज जो है ना हैकर्स भी ड्रॉप करते हैं आपके सिस्टम पे, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब हम ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं ना नेट से, हैकर्स ने इन फाइल्स के अंदर ये कुकीज रखी होती हैं। तो जब आप ये इंस्टॉल करते हैं, ये अपने सिस्टम के ऊपर डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो फाइल आ जाती है आपके सिस्टम के ऊपर, और उसके बाद फिर आप हैक हो सकता है सिस्टम आपका। ये जो ऑनलाइन कुकीज वगैरह होती हैं, ये इतनी खतरनाक नहीं होती ना, हैकर्स इसके थ्रू इंटर हो सकते हैं आपके सिस्टम में। वो अपनी कुकीज को भेजते हैं, जब तक उनकी अपनी कुकीज आपके सिस्टम पे ड्रॉप नहीं होंगी वो हैक नहीं कर सकते आपके सिस्टम को। ये राय शफकत मैं बेसिक ही करवा रहा हूँ आपको, ये कोई एडवांस लेवल के टॉपिक्स तो नहीं करवा रहा। मैंने आज आपको सर्च इंजन के बेसिक्स से बताना शुरू किया सबको, आपको टफ लग रहा है, कैन अंडरस्टैंड, लेकिन हो जाएगा सही।
और हर हर सब्जेक्ट ऐसे ही होता है, हर टॉपिक ऐसे ही होता है। आप लोग इतना पढ़ के हैं, 16-16 साल की एजुकेशन है आप लोगों के पास, आप लोगों को तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब आप कोई चीज नहीं पढ़नी शुरू करते हैं तो वो डिफिकल्ट होती है हमेशा। अभी पता नहीं कौन से ऐड आप कह रहे हैं, लेकिन एड्स रिमूव नहीं हो सकते कहीं से भी, आप नहीं कर सकते। नहीं, कुकीज पेड नहीं होती। वो एडवर्टाइज एजेंसीज या फेसबुक है या गूगल है, ये खुद ब खुद ड्रॉप कर देते हैं हमारे सिस्टम से। कंटेंट राइटिंग जो है, ब्लॉग राइटिंग होती है पूरी, ये जान है। कंटेंट इज द किंग ऑफ द एसईओ और इंटरनेट। इट्स द किंग और क्वीन, whatever you like। गूगल आप लोगों को बता देता है कि कोई साइट में किसी में प्रॉब्लम है, तो वो अलर्ट दे देगा कि साइट डेंजरस है, आगे ना जाएं, मूव फॉरवर्ड ना करें। ब्राउजर्स भी बता देते हैं आपको। बाकी ये ईमेल्स वगैरह ज्यादा करते हैं मुख्तलिफ नामों से, आपको ऐसे लगेगा जैसे पेपल से ईमेल आई है या एमएसएन से आई है या किसी एप्पल से आई है। लेकिन वो आप जब ईमेल देखेंगे ना कहाँ से आई है, या कुछ थोड़ा गौर करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा फेक है। तो ऐसे वो आपसे क्लिक वगैरह लेके अपनी साइट पे ले जाते हैं, वहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। और कोई तरीका नहीं होता इन लोगों के पास, या किसी सॉफ्टवेयर के जरिए, पायरेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए को अपनी फाइल ट्रांसफर कर देते हैं आपकी तरफ। जी, अगर आप कुकी अलाउ नहीं करते, जैसे जीडीआरपी कंप्लाइंस है यूरोपियन यूनियन का, अगर आप वो अलाउ नहीं करते तो फिर आपको मेरे ख्याल है वो साइट से क्या कहते हैं एग्जिट कर दें, आप हमारी साइट को विजिट ना करें। वैसे हार्मफुल नहीं होती हैं, इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है। बाकी जो ये आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ये प्राइवेसी का इशू है, तो ये यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए आपने अगर कोई चीज़ एडवर्टाइज करनी है ऑनलाइन, तो आप भी चाहेंगी ना कि आपके एड जो है रेलेवेंट पर्सन को शो। तो इन लोगों को कैसे पता लगेगा कि रेलेवेंट कौन सा बंदा है? ये अगर कोई किसी रेलेवेंट साइट के ऊपर फिर रहा है तब पता लगेगा इन्हें, या कोई रेलेवेंट सर्च कर रहा है तब पता लगेगा इन्हें। तो ये चीजें ट्रैक करने के लिए ये जरूरी है कि वो किसी तरह यूजर को ट्रैक करें, ताकि उसकी एक्टिविटी का पता लगे, ताकि उसे रेलेवेंट एड शो हो सके। ये पूरा एक साइकिल है, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक साइकिल है, इंडस्ट्री है, तो ये ऐसे ही चल रही है, जिसमें सारे लोग मिल मिला के अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हाँ जी, फाइबर गिग के बारे में भी बताऊंगा, उसकी कोई एसईओ वगैरह नहीं होती। इन सब चीजों से बचा कैसे जा सके, इन चीजों से? नहीं, आपको कोई हैक नहीं करने लगा अब्दुल सुबूर, आप फिक्र ना करें। आपको कोई हैक नहीं करता। बैंक्स की वेबसाइट पे ब्राउजर अलाउ नहीं करता, वो क्या होता है पता नहीं मुझे, ये क्या पूछ रहे हैं आप? तो खैर, आप अपने टॉपिक से रेलेवेंट रहे हैं अभी। अब आपको हैकिंग की तरफ चल पड़े हैं सारे। हैकर्स बनना है। कल ब्लॉग मैंने दिया था पढ़ने के लिए, किसने पढ़ा है?
फाइवर से रेलेवेंट क्वेश्चन आप फाइवर वाले लेक्चर में करें सारे। ये जो एड्स वगैरह होती हैं ये लोगों ने चलाई होती हैं अपनी साइट पे पैसे कमाने के लिए। ये भी जब हम एड्स वाला लेक्चर करेंगे तब उस वक्त हम एड्स को भी देख लेंगे सब कुछ, कि ये एड्स क्या होती हैं, साइट पे कैसे चलती हैं, क्यों चलती हैं, आती कहाँ से हैं, कौन लोग चलाते हैं, तो वो सब कुछ हम कर लेंगे। कुछ समझ आइए आप लोगों को ये रैंकिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? जी बताएं, क्या रिक्वेस्ट है? किस बेस पे रैंकिंग करते हैं, क्या चीजें गूगल इंक्लूड नहीं करता है, एक्सेट्रा। जी सब बता दूंगा आपको मैं, अभी ये सारे लेक्चर्स आने हैं। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यस, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आप लोगों को भी मुश्किल लगेगा। डोमेन के नए या पुराने होने से इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता। हाँ जी, किसी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन डोमेन जितनी ज्यादा पुरानी होगी ना उतनी जल्दी वो रैंक करती है, क्योंकि उसकी अथॉरिटी ज्यादा होती है, उसके बैकलिंक्स ज्यादा होते हैं। वो फिर ये चीजें जो है मैटर करती हैं साथ, उसकी डोमेन जितनी ज्यादा पुरानी होती है, उसकी एज जितनी पुरानी होगी उतनी ज्यादा अथॉरिटी होगी, क्योंकि एक डोमेन अगर 10 साल से एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि कोई अथॉरिटी वेबसाइट है, कोई अच्छी वेबसाइट है। और एक वेबसाइट जो अभी लॉन्च हुई है 2 महीने पहले, उस पे गूगल कैसे ट्रस्ट करे? तो डोमेन के पुराने होने से फर्क पड़ता है रैंकिंग में। तो आप लोग जब ये चीजें पढ़ते हैं तो ये आप लोगों को पढ़ाने का मकसद ये होता है कि आप लोग एक तो इन टर्म्स को समझें, और दूसरा जो है फिर जब रेलेवेंट हम टॉपिक्स पे पहुंचेंगे उस वक्त आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी, और आप क्वेश्चंस वगैरह इसके पूछें, फिर आपको चीजें क्लियर होंगी। हाँ जी, जिस साइट पे आप काम करने जा रहे हैं उस साइट की एक्सेस होती है आपके पास, आप उसे चेंज कर सकते हैं। Yeah, Saida, you right. At some extent, yes, it does. मैं भी यही कह रहा हूँ कि to some extent it does affect the ranking. बाद में पढ़ने के लिए हमारा आपके पास पूरा इंटरनेट है। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। आप नो, कोई भी चीज आपको कंफ्यूज करती है, आप गूगल पे जाएं, आप यूट्यूब पे जाएं, आप जाके वीडियो देखें, उसको मजीद पढ़ें समझें। ये सब आपको साथ साथ करना पड़ेगा, करना चाहिए आपको, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे।
जब मोज ओपन करें तो वेब की डोमेन कम या ज्यादा होती है, इससे क्या होता है? हम्म, समझ नहीं आई मुझे इसकी। डोमेन कम या ज्यादा, वेब की डोमेन। नहीं, आपको क्वेश्चन किसी और तरह करना पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आई। वीए वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में गाइड कर रहे हैं। वर्चुअल असिस्टेंट किस चीज के? वर्चुअल असिस्टेंट तो बहुत से काम करते हैं। सब डोमेन। सब डोमेन क्या होता है? यस, सब डोमेन होती है जो आप एक साइट के ऊपर कोई कैटेगरी मिसाल के तौर पे बना रहे हैं। एक तो आपकी डोमेन है ना मेन, जैसे ये है होम शॉपिंग डॉट पीके। एक होती है सब डोमेन, जो इससे पहले लगती है। आपकी होम शॉपिंग डॉट पीके से पहले यहाँ पे कोई भी वर्ड आ जाए, जैसे कैटेगरी कोई बना ली फोन्स की, फोन्स डॉट होम शॉपिंग डॉट पीके, तो वो सब डोमेन हो जाएगी। उसके अंदर सिर्फ फोन्स होते हैं। तो लोग ज्यादातर जो है फोल्डर को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे ये फोल्डर है प्रोडक्ट का, आपको मैं ये कैटेगरी दिखा देता हूँ। ये है मोबाइल्स एंड टैबलेट्स, टैबलेट्स एंड ई बुक रीडर्स। हम इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। अब ये देखें, ये है होम शॉपिंग डॉट पी के स्लैश कैटेगरीज स्लैश टैबलेट पीसी प्राइस इन पाकिस्तान। ये है फोल्डर, सब फोल्डर कह लें आप इसको। इसके अंदर उन्होंने सिर्फ टैबलेट और पीसीज दिए हुए हैं इस सब फोल्डर में। एक सब डोमेन होती है, वो यहाँ पे अगर आप लिख दें टैबलेट्स डॉट होम शॉपिंग डॉट पीके तो वो सब डोमेन बन जाएगी। इसमें भी थोड़ा सा फर्क होता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा आगे कि सब डोमेन में और फोल्डर में क्या फर्क होता है। सब डोमेन इज काइंड लाइक ऑफ डिफरेंट डोमेन ऑन योर ओन डोमेन। इट्स अ डिफरेंट डोमेन, लेकिन जो जो फोल्डर होता है इस सब कैटेगरी या कैटेगरी, ये आपकी साइट की एक कैटेगरी होती है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर मेन डोमेन, लेकिन जो सब डोमेन है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, वो एक तरह से डिफरेंट डोमेन ही बन जाती है आपकी मेन डोमेन के ऊपर। तो आप उसको डिफरेंटली ट्रैक कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट फंक्शन जो जो आप एक मेन डोमेन के साथ कर सकते हैं वही सब डोमेन के साथ भी कर सकते हैं। तो बस ये थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन लोग ज्यादातर जो है वो कैटेगरीज में जाके अपनी सब पेजेस बना लेते हैं, फोल्डर्स में अपनी कैटेगरीज को बिल्ड कर लेते हैं। सब डोमेन की तरफ लोग इतना नहीं जाते। Page layout structure is very, very important. Yes, and especially in this mobile world where 70% of your traffic is on mobile, page layout or structure and speed, it all matters. Amazon के बारे में नहीं, Amazon का कोर्स तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा Amazon के बारे में भी, कि आप लोगों ने Amazon पे कैसे जाके आगे काम करना है। लेकिन उसके लिए आपको सेपरेट कोर्स करने पड़ेंगे, वो कवर नहीं हो सकता इसमें। एग्जैक्ट मैच पॉइंट में क्वालिटी, एग्जैक्ट मैच पॉइंट। आपने याद कुछ नहीं करना। आप ये असाइनमेंट्स को देख के घबरा गए कि हमने शायद याद करना है। आप लोगों ने याद कुछ नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ पढ़ना है। बस आप लोग पढ़ ही जाएं इनको, आपने कुछ भी याद नहीं करना। अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं और आपको लगा कि आपको एक भी लफ्ज याद नहीं है तो इट डजेंट मैटर। मैं ये चाहता भी नहीं हूं कि आप लोग कुछ याद करें, आप लोग सिर्फ पढ़ें। हाँ जी, ये डीए का जो फैक्टर है, वैसे तो ये मोज का है, अपना फैक्टर है, गूगल का नहीं है कोई ऑफिशियली। लेकिन ये डोमेन अथॉरिटी जो है ये कैलकुलेट कर रहा होता है ना, जो मोज, ये भी मुख्तलिफ फैक्टर्स पे जो गूगल की तरफ से फैक्टर होते हैं उन्हीं की बेस पे कर रहा होता है। तो इससे हमें यह आइडिया होता है कौन सी साइट कितनी अथॉरिटेटिव है, कितनी पावरफुल है। तो ये एक अच्छा इनका है मोज का जो फैक्टर है इनका, ये जो फीचर है डोमेन अथॉरिटी का, अच्छा फीचर है ये।
पब्लिक वैसे प्राइवेट हु इज पब्लिक, वो हु इज वो होता है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन सारी पब्लिक को होती है कि ये डोमेन किसके नाम पे है, और प्राइवेट हु इज जो है वो प्राइवेट होती है, आपने कुछ पैसे पे किए होते हैं साल के कि हमारी इंफॉर्मेशन को जो है वो क्लासिफाइड कर दें, पब्लिक डाटा में शो नहीं होनी चाहिए। सब डोमेन पर एडसेंस अप्रूव हो जाता है, आपने सब डोमेन पे एडसेंस क्यों अप्रूव करना है? अपने मेन डोमेन पे अप्रूव होता है एडसेंस। सब डोमेन तो एक मेन डोमेन का ही पार्ट होता है। मौसब आपने अगर उस पे करना है प्राइवेट लेबल, तो वो फिर एक डिफरेंट साइंस है बिल्कुल। आपको जो जिस आप प्लेटफॉर्म पे हैं, आपको उन्हीं से गाइडलाइन लेनी पड़ेगी, उन्हीं का ये कोर्स जो कंप्लीट करके पढ़े उसको आपको समझ आ जाएगी। रशिया डोंट यूज बिंगो, रशियन इज yandex, चाइनीज इज बैडू, एंड बिंग इज अमेरिकन, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मीट यू ऑन मंडे। आप लोग जो है ना इसी एसईओ ग्लोसरी को मजीद रीड करें क्योंकि वो काफी बड़ा है, और ये जो ब्लॉग था मैंने कल दिया हुआ, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बेसिक्स डेवलप करने के लिए। आप लोग इसको दोबारा रीड करेंगे वीकेंड पे, और आगे जिस जिसका रह गया है आप लोग ये सब इसको रीड करेंगे। ऑन मंडे आई पिक रैंडम स्टूडेंट्स, आप लोगों को ऑडियो में बुलाऊंगा मैं और आप लोगों से सुनूंगा, ठीक है? और जिसका मैं नाम लूंगा उसको आना पड़ेगा, वरना नेक्स्ट डे जो है वो आउट होगा लेक्चर से। हमारा क्यों नहीं है, ये जरा सोचने की बात है। ये हम सोचते हैं वीकेंड पे, मंडे को फिर इस बारे में बात करते हैं कि हमारा क्यों नहीं है। जी, क्लास का टाइम आज 12 बजे तक था, वो खत्म हो गया है। तो लेट्स मीट ऑन मंडे, और आप लोग ये तैयार करके आना, उस दिन मैं सुनूंगा आप लोगों से ये इसमें बुला के। जी, सैटरडे संडे ऑफ होता है, मंडे को अब इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। और टेक इट सीरियसली, जो असाइनमेंट देता हूँ उसको आपने रीड करना है, आपने याद नहीं करना, बस रीड करना है। मुझे पता लग जाएगा आपने रीड किया है कि नहीं किया। सी यू, अल्लाह हाफिज।